सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान या कह लीजिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन शीर्षक के अंतर्गत आने वाली किताब के अध्याय 8 के ऊपर। दोस्तों, अध्याय 8 जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हम जो है मुख्य रूप से आज इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, यानी अभ्यास पर। इस वीडियो पर विस्तार से और सरल भाषा में एक वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आपने इस अध्याय पर बना हुआ हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं और उस वीडियो को देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा गया है कि आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से हमें 5 कामों की सूची बनानी है। दोस्तों, हमने यह अध्याय पढ़ा था, हम जानते हैं इस विषय में, तो बड़ी सरलता और बड़ी आसानी के साथ हम अपना उत्तर दे देते हैं। आप बस ये देखिएगा कि अपना उत्तर हम किस तरह से सटीक ढंग से देते हैं, ठीक है ना? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कलपट्टू के जो लोग हैं, कलपट्टू गांव के, खेती तो वो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो और कोई काम करते हैं कई सारे। तो उनमें से 5 कामों की हमें सूची यानी लिस्ट बनानी है। चलिए ठीक है, देखते हैं उत्तर को। कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा जो काम करते हैं वे इस प्रकार है। सबसे पहले टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट आदि बनाते हैं, है ना दोस्तों? जैसा कि हमने पढ़ा था अध्याय में, यहाँ के जो लोग हैं वो टोकरियाँ भी बनाते हैं, बांस की किमचियों वगैरह की, है कि नहीं? और बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंट बनाते हैं। ये भी एक काम है जो वो लोग खेती के अलावा करते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? लोग लोहार, धोबी, बुनकर, शिक्षक और नर्स के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं, है ना दोस्तों? हमने अर्थशास्त्र भी पढ़ा, मतलब अर्थशास्त्र के विषय में मैं आपको बता दूं कि उसमें जो होता है ना कि 3 अलग अलग क्षेत्रक की हम बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है? इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लोग हैं कलपट्टू गांव के, वो लोहार के रूप में भी काम करते हैं। आप जानते हैं लोहार क्या होता है ना? धोबी कौन होते हैं, बुनकर कौन होते हैं, शिक्षक कौन होता है, नर्स कौन होती है, डॉक्टर, ये सब के रूप में भी यहाँ पे सेवाएं लोग देते हैं। कहाँ पे? कलपट्टू गांव में, खेती के अलावा। तीसरा, लोग चाय, नाई आदि की दुकानें भी चलाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी छोटी दुकानें तो हर जगह ही होती हैं, चाहे वह गांव हो या फिर वो हो शहर, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही जीवन से बखूबी परिचित होंगे, ग्रामीण जीवन से भी और शहरी यानी अर्बन क्षेत्र से भी, है ना? तो यहाँ पे भी जो लोग हैं बाकी गांव की तरह ही चाय, नाई आदि की दुकानें भी चलाते हैं। इसके बाद में मरम्मत की दुकानें चलाई जाती हैं, मरम्मत वगैरह किसी चीज़ की करवानी हो, करनी हो वगैरह, है ना, रिसाइकलिंग से रिलेटेड। और चौथा क्या है, 5वां, मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 1 जो था कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी जो काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाई है, तो आप समझ गए कि किस तरह से आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितने काम हमने इस उत्तर में लिखे हैं आप भी उतने ही लिखें। अगर आपको कोई और काम भी समझ में आता है जो आपने पढ़ा है, अध्याय में समझा है, सीखा जाना है, तो आप वह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1 को समझने के बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है कि कलपट्टू में विभिन्न लोग तरह तरह की खेती पर निर्भर करते हैं। उनकी एक सूची बनानी है और उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस उत्तर को कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। खेती पर निर्भर लोग हैं उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले ज़मीन के मालिक जिनके पास अपने खेत हैं। आप जानते हैं ना कि जो ज़मीन के मालिक हैं, जिनके पास अपने खुद के खेत हैं, वो पूरी तरह से ज़मीन पर निर्भर होंगे, है ना? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी आप कह लीजिए तो निर्भर तो हैं ज़मीन पर, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन है, अपनी खेती है।
है ना। और वे खेतों पर काम के लिए किसको नियुक्त करते हैं? कर्मचारियों को, है ना। हमने कहानियाँ पढ़ी है, हम जानते हैं कि अगर बड़े किसान हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है तो वो अपने खेतों पर कर्मचारी को नियुक्त करते हैं, क्योंकि ज़मीन बड़ी है, स्वयं के बस की बात नहीं होती। जब ज़मीन बड़ी होती है तो खेती करना, संभालना, पूरी व्यवस्था देखना वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ना कि खेती के कितने सारे चरण होते हैं। ठीक है। दूसरा, ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटे खेत हैं। अब वे अपना सारा काम स्वयं करते हैं और कभी कभी दूसरे किसानों से मदद भी ले लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं? वो उनकी खेती किसानी में मदद कर देते हैं। आप जानते हैं कि ये जो जीवन है आपसी सहयोग से चलता है ना। कभी हम किसी की मदद करें, कभी कोई हमारी मदद करे, ऐसे में जीवन जो है आगे बढ़ता है ना। हम अगर सोचें कि हम किसी की सहायता ना करें, किसी की सहायता ना लें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आदान प्रदान से ही जीवन जो है आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से हमें भी बता दिया कि भैया कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटे खेत हैं। अब ऐसे में वो अपना सारा काम स्वयं करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी दूसरे किसानों से क्या करनी पड़ती है? सहायता यानी मदद लेनी पड़ती है, और बदले में वे उनकी खेती किसानी में भी क्या कर देते हैं? मदद कर देते हैं। आपसी सहयोग से काम चलता है। ठीक है। और अंत का बिंदु जो है वो क्या है कि भूमिहीन मजदूर है जिनके पास अपने खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है ना, और जो दूसरे खेतों पर क्या करते हैं? ये लोग फिर काम करते हैं, है कि नहीं। तो इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन किसान ही है जिनके पास अपनी कोई भूमि यानी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, जो कि कठोर परिश्रम यानी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर पाते। इनकी ज़रूरतें तब भी पूरी नहीं होती, और ये साल में कुछ महीने बेकार भी बैठते हैं, क्योंकि जब खेतों में काम होगा तभी इनको काम मिलेगा, रोज़गार होगा तभी रोज़गार मिलेगा। जब काम ही नहीं है तो फिर ऐसे में इनको काम कैसे मिल सकता है उस खेत में, उस क्षेत्र में, है कि नहीं। तो यही बताया गया है कि ये साल में कुछ महीने बेकार भी बैठते हैं जब खेतों में काम नहीं होता है ना। तो मुख्य रूप से हमने कौन कौन से 3 तरह के काम देख लिए, 3 तरह के बिंदु देख लिए। सबसे पहला, जो ज़मीन के मालिक है जिनके पास अपने खेत हैं, वो खेतों पर काम करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं। दूसरा, ऐसे किसान जिनके पास में छोटे खेत हैं और वे अपना सारा काम स्वयं करते हैं, और कभी कभी दूसरे किसानों से भी मदद लेते हैं और बदले में उनकी भी खेती किसानी में मदद कर देते हैं। और तीसरा, भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन किसान हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, और ये साल में या वर्ष में कुछ महीने बेकार भी बैठते हैं जब खेतों में काम नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 2 और उसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा। किस तरह से हम अपना उत्तर लिख सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना उत्तर थोड़ा अलग ढंग से लिख दें, अलग ढंग से दे सकें। अगर अध्याय हमने पढ़ा है तो हम बहुत सारी दिशाओं में सोच सकते हैं, बहुत सारे कामों को, हम सबका नज़रिया अलग अलग होता है, एक जैसा कोई नहीं सोचता। तो हो सकता है कि आप अपना उत्तर थोड़ा अलग ढंग से सोच रहे हो, बिल्कुल आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो है एक बुनियादी उत्तरों की बात करेंगे, बुनियादी देखेंगे, एक ढांचा, एक फ्रेम देख रहे हैं उत्तरों का, किस तरह से उत्तर दे सकते हैं, दिए जा सकते हैं वगैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? हमसे कहा जा रहा है कल्पना करने को। ठीक है, हम भी करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं जो मछली बेचता है, और आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। तो ऐसे में अब यहाँ पर आपकी क्या सलाह होनी चाहिए, क्या आप सलाह कहेंगे? तो देखिए, कल्पना पर आधारित प्रश्न है, इसका उत्तर हम कैसे दे रहे हैं आप इससे समझिएगा। मछली बेचने वाले परिवार को इंजन खरीदने के लिए बैंक से उधार लेना ही चाहिए, क्योंकि जब कैटामरैन यानी मछुआरों की जो खास तरह की छोटी नाव होती है, उसमें इंजन लगा होगा तो ये लोग समुद्र में अधिक दूर तक जा सकते हैं और इन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकेगी, जिससे निसंदेह क्या होगा, इनके काम में फ़ायदा होगा, इनके लाभ में प्रॉफिट यानी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी अपनी सोच थी, मेरा अपना विचार है, मेरा अपना उत्तर है ना। मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे ज़रूर सहमत होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 को समझने के बाद में कि कैसे इसका उत्तर दिया जा सकता है सटीक ढंग से, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 ये है कि तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं और अन्य साधनों का होता है अभाव, होती है कमी। हमने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही तो है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। भूमिहीन मजदूरों और किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार निम्न उपाय कर सकती है। क्या क्या समझिएगा। सबसे पहला,
जमीन देकर जिस पर व्यक्तिगत रूप से या कई परिवार मिलकर खेती कर सकते हैं। भाई अगर सरकार के पास ज़मीन तो होती है, सरकारी ज़मीन दे देगी कि भाई इस पर आप खेती करिए, अपनी आजीविका चलाइए, है कि नहीं। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, किसानों को आसान शर्तों पर कम ब्याज पर कर्ज दे दे, लोन दे दे, है ना, कम ब्याज पर दे दे, कम प्रतिशत दर हो उसकी ब्याज की, जिससे कि बड़ी आसानी से वे लोन लेने के लिए राजी भी हो जाएं और उन्हें जो है जिस तरह से वो फंस जाते हैं अक्सर बड़े किसानों के पास काम करके, वैसा नहीं होगा। उन्हें उच्च उपज वाले बीज, कीटनाशक, उर्वरक आदि दे करके, है कि नहीं। भाई हर छोटा से छोटा किसान जिसके जो हो सकता है किसी को ज़्यादा जानकारी भी ना हो, तो ऐसे समय में उनको ये बीज उपलब्ध कराना जो कि उच्च उपज देते हो, हाइब्रिड सीड्स जिन्हें कहते हैं, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग करवाना, उर्वरक आदि दे करके भी उनकी सहायता की जा सकती है। और चौथा है जल और विद्युत दे करके। निसंदेह जल और विद्युत की आवश्यकता भी पड़ती है अच्छे किसान को खेती के लिए, तो ऐसे भी उनकी सहायता की जा सकती है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखिए बड़ा सरल जवाब होगा कि सरकार आसान शर्तों और कम ब्याज दरों पर उन्हें ग्रामीण बैंकों से कर्ज दिलवा सकती है। आप चाहें तो अपना उत्तर यहाँ पर बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं, है ना। ये मैंने एक आइडिया देने के लिए बेसिक आपको इतना उत्तर यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 की। इसमें क्या है ना कि हमें एक तालिका दी हुई है, हमें इसको भरना है और भरते हुए शेखर और रामलिंगम की जो स्थिति है उसकी तुलना यानी कंपैरिजन करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ तालिका का। यह है संसाधनों की आवश्यकता, एक कॉलम, दूसरे में है शेखर और तीसरे में है रामलिंगम। अब हमें क्या करना है, ये जो संसाधनों की आवश्यकता है इसके आधार पर दोनों की स्थिति लिखनी है। जैसे पहले खेती की ज़मीन, खेती की हुई ज़मीन, दूसरा मजदूरों की ज़रूरत, फिर है उधार की ज़रूरत, फिर है फसल का बिकना और फिर है उनके द्वारा किया गया अन्य काम। तो मैंने यहाँ भर दिया है। देखिए खेती की हुई ज़मीन, शेखर की बात करें तो लगभग 2 एकड़ और रामलिंगम की तो लगभग 20 एकड़ ज़मीन का मालिक है कौन? रामलिंगम। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों मजदूरों की ज़रूरत की, तो शेखर जो है वो स्वयं काम करता है, 2 एकड़ ज़मीन है उसके पास, लेकिन रामलिंगम जो है वो मजदूरों से काम करवाता है क्योंकि ज़मीन कितनी है? 20 एकड़। 20 एकड़ ज़मीन में खुद तो रोज़ काम नहीं कर सकता, है ना। ठीक है। उधार की ज़रूरत की अगर बात करें तो शेखर जो है वो क्या करता है, उसको ज़रूरत है, व्यापारियों से कर्ज लेता है। रामलिंगम की बात करें तो उसे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो कर्जा नहीं लेता। फसल के बिकने की बात करें तो शेखर जो है कुछ घर में लग जाती है उसकी और कुछ बेच देता है। रामलिंगम की बात करें तो उसकी जो फसल है वो कस्बों, गाँवों और आसपास के शहरों में बेची जाती है। फसल भी ज़्यादा ही होती होगी ना, 20 एकड़ खेती बहुत है, 20 एकड़ ज़मीन। इसके बाद उनके द्वारा किया गया अन्य काम की बात करें तो शेखर जो है धान मिल में काम भी करता है, दूध बेचता है। रामलिंगम की बात करें तो दुकान का मालिक है जिसमें बीज और कीटनाशक को वो बेचता है, वो खुद मालिक है ना। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 6 और उसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा बखूबी, है ना। हमने किस तरह से इन स्थितियों के आधार पर दोनों की तुलना करी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 है हमें खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? हमने अध्याय पढ़ा है, हम जानते हैं कि इसे कहते हैं वेलाल, है ना, वेलाल कहा जाता है। इसके बाद है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खालिस्तान द्वारा खेती की जाती थी। तो इसका उत्तर है कि ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दास या फिर मजदूर के द्वारा खेती की जाती थी, ये भी हमने पढ़ा है। तीसरा क्या है, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? तो तमिल में हलवाहे को कहते थे उनवार, ठीक है ना, पढ़ा था, आपको याद होगा। चौथा है और अंतिम है अधिकांश गृहपति खालिस्तान भूस्वामी होते हैं, यानी कि इसका उत्तर में आएगा छोटे भूस्वामी ये होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि हम अपना उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं। पारीक्षिक दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये इस वीडियो का जो है वो उद्देश्य यही होता है कि आप पाठ पर आधारित प्रश्नों की गंभीरता को, उनके महत्वपूर्ण होने को समझ पाएं और आपको ये वीडियो देखने के बाद बस एक बार रिवीजन और करना पड़े और उसके बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो जाएं, सक्षम हो जाएं, अच्छा परिणाम आप प्राप्त करें। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो पर, इस अध्याय पर जो है हमने सरल भाषा में विस्तृत वीडियो बनाकर अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें जो इस अध्याय पर बना हुआ है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। और आप लोगों से मेरी फिर जल्द ही मुलाकात होने वाली है। आप तो जानते ही हैं, अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।